अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। उम्मीद है, तवक्कुआत हैं और ख्वाहिशात भी हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं, ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस पस मंज़र में ज़ाहिर है कल तो पहले इकनॉमिक सर्वे आएगा और फिर परसों 11 जून को जो है वो वफाकी बजट पेश किया जाएगा। ये बजट जो है ये हुकूमत के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है। 3 साल हो गए, ये उनका अब तीसरा बजट है और ज़ाहिर है कि इसके अंदर अब शौकत तरीन साहब के आने के बाद शरह नमू भी बढ़ रही है, मईशत जो है वो भी रवां दवां हो गई है और आवाम को रिलीफ देने की बात भी हो रही है। लेकिन IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं और ज़ाहिर है उनकी जो शराइत हैं वो इंतहाई सख्त हैं। अब उन शराइत के अंदर से क्या निकलता है और कितनी जगह मिल पाती है कि जिसके अंदर मौजूदा हुकूमत जो है वो कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा कर सके कि दिखाई ये दे कि ये बजट जो है इसके अंदर आवाम दोस्त ना सही आवाम के लिए कुछ है। लेकिन क्या मज़ीद टैक्सेस के बग़ैर वसाइल पैदा हो सकते हैं? मज़ीद टैक्सेस के रद्दोबदल के बग़ैर मामलात जो हैं वो सुधर सकते हैं? क्योंकि बात ये की जा रही थी कि 750 अरब और तकरीब के नए टैक्सेस और तकरीबन 650 अरब के टैक्सेस में रद्दोबदल जो है वो ज़रूरत है और ये एक बहुत बड़ा सिलसिला बन जाता है। और अगर ऐसा हो तो फिर हुकूमत के तमाम दावे जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल जो है, हुकूमत का दावा अपनी जगह, अपोजिशन जो है वो इस हवाले से अपनी बात कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत दिलचस्प इस वक्त लग रही है और वो ये है कि गर्मियों अपनी शिद्दत के साथ है और ज़ाहिर है कोरोना के बायस हमें स्कूल भी खोलने पड़े हैं, लेकिन वो बिजली जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा थी, जिसके नतीजे में हमें ये समझ नहीं आ पा रही थी कि इस बिजली का हम करें क्या, वो बिक नहीं रही थी, हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा था, वो बिजली ना जाने कहाँ गायब हो गई है। आज इस्लामाबाद के अंदर एक स्कूल में बिजली ना होने की वजह से एक नहीं, दो नहीं, 25 बच्चे बेहोश हो गए। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन मुतकाज़ी है कि इसका भी ज़रा जायज़ा लिया जाए कि ये क्या है। एक और फैक्टर है और वो मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैक्टर है। ये बात कही जा रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी क़यादत में एक हिकमत अमली जो है वो वज़ा की जाएगी और पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए कोई रास्ता जो है वो हमवार किया जाएगा। लेकिन दिखाई ये देता है कि शायद ऐसा ना हो पाए। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, मुशीर ख़ज़ाना पंजाब हैं। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सलमान शाह साहब, मैं ज़रा आपसे सबसे पहले तो बजट को तो ज़रा बाद में लेते हैं, ये फरमाइएगा कि बिजली तो हमारे पास बहुत वाफर मिकदार में थी, हमें समझ में नहीं आ रही थी कि इसका हम क्या करें, और अब 12 से 18 और बाज़ जगहों पे 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और सूरत हाल ये है कि पार्लियामेंट के अंदर PTI का MNA जो है वो रो रहा है कि ये क्या सूरत हाल हमारे साथ जो है वो की जा रही है। क्या ये बिजली गई कहाँ है? देखें, एक तो ये है कि इस वक्त जो डिमांड है वो खासी ज़्यादा है और जो नंबर्स आ रहे हैं कि तकरीबन 25,000 मेगावाट की डिमांड है और 20 के करीब शायद इस वक्त प्रोडक्शन हो रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हाइडल है वो हमारे जो डैम्स हैं वो भी तकरीबन डेड लेवल पे हैं, तो फुल लेवल पे वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही। और दूसरी तरफ जो है आपके सिस्टम की कैपेसिटी, वो भी ट्रांसमिशन में आपको पता है खासे गैप्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो वो तमाम चीज़ों को अगर आप मिलाते हैं तो ये उसकी नतीजा है कि इस वक्त आपको ये लोड शेडिंग नज़र आ रही है। बट ये अनप्लान्ड सिस्टम की रिलायबिलिटी कमज़ोर होने की वजह से, ग्लेशियर मेल्ट ना होने से जो हाइडल पावर में खासी कमी है उसकी वजह है।
तो ये आई थिंक कि अगले जब अगर थोड़ी सी लेवल ऊपर होती है हाइडल प्रोडक्शन की तो ये भी ईज अप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं आता हूँ पावर मैं आता सेक्टर हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो बहुत सी मुश्किलात हैं उसमें, और उसके ऊपर हम और भी बात कर सकते हैं कि क्या इसके चैलेंजेस क्या हैं और ये कैसे ठीक हो सकता है। मैं शाह साहब आता हूँ। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, उन्होंने गिनवा दिया कि हाइडल की सूरत हाल है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, कि ये फिगर किल्लत के एक जैसे ही रहते हैं, प्रोडक्शन जो है वो आगे पीछे होती रहती है। चक्कर क्या है, मामला क्या है? मतलब आज इस्लामाबाद में 25 बच्चे बेहोश हो गए हैं गर्मी से। कातिल मस्खरों की हुकूमत है। यानी अजीबोगरीब बात है कि ये हमें 3 साल से ढोल बजा रहे हैं कि जी बिजली तो बहुत इतनी ज़्यादा है कि हम तो बेच नहीं पा रहे, और ये देखें लफ्ज़ ज़रूरत से ज़्यादा पैदा कर गई है मुस्लिम लीग नून। अब आप गौर फरमाइए कि अगर मुस्लिम लीग नून के 11,000 मेगावाट सिस्टम में ना होते, जो 3 इस वक्त चल रहे हैं 3600 मेगावाट के RLNG के प्लांट्स, नीलम जेलम 1000 मेगावाट वो चल रहा है, उसके अलावा बेशुमार जो छोटे बड़े, मसलन अभी कराची का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उस वो ग्रिड में एंटर हुआ है, इमरान खान साहब ने जाके इफ्ताह किया था उसका। अगर ये ना होता तो किस कदर पाकिस्तान में तो एक सेकंड किसी को बिजली अवेलेबल ना होती चंद जगहों के अलावा। तो यहाँ देखिए 2 चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी, ये इन कातिल मस्खरों को बात समझ नहीं आई। इसको अंग्रेजी ज़ुबान में कहते हैं दे हैव टू बी बिल्ट प्रेडिक्टिवली। आपने वक्त से पहले बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वक्त से पहले बनाना है, इससे पहले कि आपकी सड़कें और आपके डैम और आपके एयरपोर्ट्स चोक हो जाएं, आपने उससे पहले बनाने हैं उनको। इसी तरह बिजली भी आपने वक्त से पहले पैदा करनी है ताकि आने वाली जो डिमांड है। अब इस साल क्या हुआ है कि नॉर्मल सी थोड़ी सी इकॉनमी में आई, लोगों में डिमांड दोबारा उठी, तो ये इस काबिल नहीं है कि ये इस मुल्क को चला सके। यही इशू देखे ना, हमने ट्रेन्स में देखा मेंटेनेंस करने के काबिल नहीं है, हमने पावर सेक्टर में अब देख लिया है कि जो असल में एनर्जी मिनिस्ट्री जो है उसके ट्वीट्स अगर आप पढ़ के देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जी ठीक है हाइडल का इशू है, एक्चुअल शॉर्टफॉल उन्होंने दिया वो कहा जी 1500 मेगावाट्स है, 15,000 नहीं 1500 मेगावाट का शॉर्टेज है, और उसकी वजह यही है कि जी मेंटेनेंस हो रही है दूसरी जगहों पे। द इशूज़ कि ये तैयार नहीं थे इस मकसद के लिए, पाकिस्तान की कौम को सर्व करने के लिए इनका ज़हन ही नहीं है इस तरफ जाता। सिर्फ ये है कि आपने इल्ज़ाम के ढोल बजाने हैं वो, और जिम्मेदारी नहीं लेनी। मसलन अब आज कौन जिम्मेदार है कि पाकिस्तान में अगर पावर प्लांट्स जो हैं वक्त पे मेंटेन नहीं हुए, नहीं लेंगे जिम्मेदारी। ट्रेन का ट्रैक अगर 3 साल से मेंटेन नहीं हुआ, नहीं लेंगे जिम्मेदारी। पाकिस्तान से गंदम स्मगल हो जाए, नहीं लेंगे जिम्मेदारी। चीनी जो है वो कहते हैं, एक तरफ हम सुनाते हैं कि बम्पर हुआ है और वो बम्पर जाके अवाम के जेबों को लग रहा है कि जी वो उसकी कीमत नहीं कम हो रही, नहीं लेंगे जिम्मेदारी। तो ये अगर तो ये हुकूमत कर रहे हैं तो जिम्मेदारी ले लें और कहें कि ये एक बहरान है, हम इसको हल करेंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि ट्रेन में जो है वो अब आज वजीर रेलवे ने फरमाया कि 60 पाकिस्तानी हलाक हो गए हैं, उसके अंदर 140 की नंबर है जो जख्मी हैं। अब वो उन लोगों कौन जिम्मेदार है? वो कहते हैं साद रफीक को पकड़ के लाएंगे। नहीं, ये मंतक गलत है कि जनाब क्या मेरे इस्तीफा देने से जो लोग हलाक हो गए हैं वापस आ जाएंगे। मंतक ये है कि आप जिम्मेदारी कबूल फरमाएं। जिस तरह इमरान खान साहब नहीं फरमाया करते थे कि जी ट्रेन का हादसा हुआ वजीर इस्तीफा दे दे, कश्ती डूबी तो वजीर आज़म इस्तीफा दे दे। अब क्यों इस्तीफा नहीं आते? वो कहां गया अखलाकी स्टॉक? निसार खोड़ा साहब ये फरमाइएगा कि कराची की भी सूरत हाल जो है, मतलब के इलेक्ट्रिक का मसला है, प्रॉब्लम क्या है वहां पे भी? वहां तो सदा बाहर लोगों की जिंदगी जीरन है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। जी, पाकिस्तान में लोड शेडिंग है। आपने मिसाल दिया इस्लामाबाद में बच्चों के बेहोश होने का, इसलिए पाकिस्तान की बात करें तो बेहतर है, कराची भी उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान में एक हाइडल पावर है जिसका मंगला से भी बिजली बनती है और तरबेला से भी बनती है। फिर आपके पास है फर्नेस ऑयल पे और इस तरह के पावर प्लांट्स। फिर आपके पास है कोल रिजर्व पर पावर प्लांट। हमें ये कैसे पता चलेगा कि डिमांड कितनी है और एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है बनाने की?
नवाज शरीफ साहब के दौर में बिजली 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 बहुत बात की जाती रही और खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि जी 11,000 मेगावाट ऐड हुए। इससे पहले हमारी बिजली की जो प्रोडक्शन थी वो भी 20-25 हज़ार कही जाती थी। अगर ये 30,000 से ऊपर है तो फिर लोड शेडिंग क्यों? अभी एडवाइज़र साहब ने कह दिया कि जी 25,000 की डिमांड है। मैं कैसे मानूं कि 25,000 की डिमांड है? ये तो एक वजीर साहब ने कह दिया, मैंने सुन लिया। ये 3 साल की हुकूमत है। जब ये सीपैक शुरू हुआ था तब भी ये कहा गया था कि सीपैक से लेकर हम ट्रांसमिशन लाइंस को नया करेंगे। कभी तो ये बात करते हैं कि जी ट्रांसमिशन लाइंस कमजोर हैं इसलिए पैदा करदा बिजली उठा नहीं सकती है ट्रांसमिशन लाइन। तो वजह नहीं है सूरत हाल। अगर ट्रांसमिशन लाइन कमजोर होगी तो ये बिजली उठा नहीं सकेगी और लोगों तक पहुंच नहीं सकेगी और लोड शेडिंग का शिकार रहेंगे। यहाँ कनूप है, यहाँ के इलेक्ट्रिक है, यहाँ वावडा की सप्लाई होती है कराची में भी। तो मुख्तलिफ तरीके हैं जहाँ बिजली आती है। एक तरफ से कहते हैं कि जी बिजली पैदा नहीं हो रही और दूसरी तरफ से बिजली वाले कहते हैं कि आप बिल दोगे तो लोड शेडिंग नहीं होगी। जिस जिस इलाके में बिजली ये जो बिलिंग है वो अगर 100% होती है तो हम बिजली की लोड शेडिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि बिजली मौजूद है। साफ गोई से काम नहीं लेते। सरकारी आदो शुमार पर अब किसी को एतबार नहीं रहा। मैं खोड़ो साहब आता हूं। हमें पता है कि जी खोड़ो साहब मैं आता हूं। हमें पता है कि पाकिस्तान में सरप्लस बिजली है, ठीक है, जिसको पहुंचा नहीं पा रहे। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं कि 2018 में मई में हमारी हुकूमत ख़त्म होने से पहले 27,000 मेगावाट सक्सेसफुली जनरेट भी हमने की थी और ट्रांसमिट भी की थी। अच्छा शाह साहब ये फरमाइएगा कि बिजली के फाजल होने की बात की जाती है, तरसील का निज़ाम जो है वो यकीनन हमारा कमज़ोर है, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल दरपेश हो, आप बिजली पैदा भी कर रहे हैं, आपके पास बिजली फाजल मौजूद भी है, उसके बावजूद आपको एक इतनी तवील दौरानिए की लोड शेडिंग करनी पड़ रही है, तो क्या मैनेज नहीं हो पा रहा है? इसमें नाअहली का आंसर शामिल है, क्या है? नहीं, आई थिंक इस वक्त एक्सेप्शनल, क्योंकि ये बड़ी पीक पे है और पहले हम उस पर बात कर चुके हैं और हाइडल पावर भी इन प्लेस नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि अदारे हमारे बिल्कुल खोखले अदारे हो चुके हैं और उसमें जिस किस्म की आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए अदारों में वो भी नहीं है और वो बड़ी एक पूरा जो पावर सेक्टर है उसमें कैपेसिटी के बहुत बड़े इश्यूज हैं। फिर जैसे आपने कहा कि ट्रांसमिशन के निज़ाम में उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई जिस तरह की होनी चाहिए थी। डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम में बहुत इश्यूज हैं, बहुत सी डिस्कोज हैं जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी होती है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें कुछ सिंध के डिस्कोज हैं, कुछ केपी के डिस्कोज हैं, साउथ पंजाब में भी उस तरह से कलेक्शन नहीं होती। तो ये इश्यूज हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में हैं और इसमें बहुत सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उतनी रिफॉर्म्स नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पावर सेक्टर में एक कम्पेटिटिव पावर सेक्टर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि हमने इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं और सॉवरेन गारंटीज़ दे रखी हैं और वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर सारा जो है दारोमदार है, तो वो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे आप सस्ती बिजली का बंदोबस्त कर सकें या कम्पेटिटिव बिजली का बंदोबस्त कर सकें। अनफॉर्चुनेटली बड़े अरसे से और बहुत सी हुकूमतों ने बिजली के सेक्टर को रिफॉर्म नहीं किया और वो हम उसमें पूरी कौम जो है उसकी कीमत अदा कर रही है। ठीक है, मैं शाह साहब आता हूँ। अब शाह साहब मैं आता हूँ। अब इसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। ये
मुतवक्को की आवाम के लिए था कि दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की पार्लियामेंट के अंदर। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने इशाइया दिया था और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाई लेवल डेलीगेशन गया था, तो ये तवक्को चली थी कि आप पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को जो है वो एक टफ़ टाइम देंगे और एक हिकमत अमली नज़र आएगी जिसके अंदर आप हुकूमत से कुछ ऐसी बातें मनवाने में कामयाब हो जाएं, मुश्तरका हिकमत अमली से दबाव क्रिएट करके जो आवाम के लिए कोई रिलीफ का सबब बन सकें। लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा। जरा पहले बिलावल भुट्टो साहब का सुनाइएगा जी। सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है, ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मेरा बड़ा बेटा उम्र में बड़ा है, तो मैं उन्हें बच्चों की तरह ही समझता हूँ। छोटों की बातों को दरगुजर करना चाहिए, चूंकि उन्होंने अभी सीखना होता है। वक्त के साथ उनमें भी मतानत आ जाएगी। अब ये सिचुएशन अगर हो तो क्या हिकमत अमली बनेगी, क्या हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकेगा? जी चैलेंज ज़रूर है, बार बार तलखियाँ हो रही हैं। मार्च के बाद से अब जून आ गया है, लेकिन हम एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे कि परसों जब बजट तकरीर का मौका हो तो मुश्तरका अपोजिशन जो है वो आज उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहबा ने फिर कहा है कि पीपल्स पार्टी की बात छोड़ें, उनका हमसे कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मुकाबला नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा हदफ नहीं है, और हमारा हदफ दुरुस्त तौर पे पीपल्स पार्टी नहीं है। वो तो हमारी अपोजिशन की हलीफ जमात है। हमारा हदफ तो ये, बल्कि पीटीआई भी नहीं, हमारा हदफ तो ये हाइब्रिड निज़ाम है जिसका नतीजा जो है वो आवाम के कत्ल की सूरत में निकल रहा है। हम फिर कोशिश करेंगे परसों सुबह कि अपोजिशन तमाम इकट्ठी हो, शहबाज साहब यहाँ मौजूद होंगे और वो फिर एक और एफर्ट करेंगे अपोजिशन को इकट्ठा करने की। अगर जो हमें मुश्किल आ रही है, नहीं तो फिर पार्लियामेंट में जाके फ्लोर पे लड़ाई हो जाएगी, मुझे फ्लोर नहीं दिया, उसको फ्लोर दे दिया। नहीं, मेरे ख्याल में लड़ाई नहीं होगी। आई थिंक इसमें शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदगी है उस वो बड़ा एक कलीदी किरदार है उसका वहाँ मौजूद होना। एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं वो वहाँ मौजूद होंगे, तो उनकी मौजूदगी में ये मामलात जो हैं बेहतर तरीके से निमट सकेंगे। और ऑलरेडी हम इस पर बात कर रहे हैं कि किस ऑर्डर में तकारीर होंगी और किस तरह होगा, ताकि इस किस्म की जो तलखी पैदा हो जाती है, और इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं मरीम बीबी की बात को दोहराना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमारा हदफ नहीं है, वो हमारे साथी हैं इस जो मज़ाहमत है इस हाइब्रिड निज़ाम की। तो हमें उनको साथ लेकर चलना है, उन्होंने हमें साथ लेकर चलना है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि बजट के टाइम पे पूरे सेशन में पहले दिन से आखिरी तक मुझे हम लेना पड़ रहा है। ब्रेक से वापस आता हूँ, फिर निसार खोड़ो साहब से पूछता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं सोखे के बाद। वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब, आप क्या समझते हैं कि ये तलखियाँ जो हैं ये बढ़ेंगी या बजट की हद तक मामला तय हो जाएगा, फिर आप वापस उसी सतह पे चले जाएंगे? क्योंकि ये तो अब ज़रा बढ़ता जा रहा है मामला। सर, मुझे अफसोस है कि हालात इस रुख पे जा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक अपोजिशन ज्वाइंट नहीं होगी तब तक हुकूमत के सर में दर्द नहीं पड़ेगा। मुझे अभी भी कौमी असेंबली के इजलास में वो हम-आहंगी दिखाई नहीं दे रही जो अपोजिशन में होनी चाहिए। अब अगर इस वक्त बजट से पहले हम-आहंगी दिखाई नहीं दे रही और कहीं ना कहीं पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की जाती है, तो मामला तो फिर मुझे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें टफ टाइम देना चाहिए। PMLN की बात ऐसी आ गई कि शहबाज शरीफ पर कोई हमला हो गया कि वो सिर्फ पार्लियामेंट के हैं, पार्लियामेंट्री लीडर हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, सियासत में उसका कोई वास्ता नहीं, और जैसे PML के सदर ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा मुनासिब बात नहीं थी कि उसको सवालिया निशान बनाया जाता। जज्बात में की गई बातें
उसका कभी न कभी बहुत बुरा असर निकलता है। उनके अपनी पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ साहब को कितना माना जाता है, ये सवाल पैदा हो जाता है, ये सवाल पैदा हो जाता है। हमने तो ऑफ़र की कि हम शहबाज शरीफ की लीडरशिप में अपने एमएनए उनके हवाले कर देंगे, लेकिन रेसिप्रोकल रिएक्शन पॉजिटिव नहीं दिखाई दिया। बजट जो पेश हुआ है जी खोड़ो साहब, वो हमें जीडीपी और जीएनपी से कोई वास्ता नहीं है। आवाम को समझ में नहीं आती बातें, ये जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है। आवाम को समझ में आता है कि जी हमारी डेवलपमेंट की स्कीमें बढ़ी या ना बढ़ी, और पीएसडीपी समझ में आ गई है कुछ लोगों को कि पिछले साल 700 अरब रुपए की थी, इस साल 900 अरब रुपए की हो गई, यानी 200 अरब बढ़ा के हमें यह बताया गया कि जैसे हमारी रेवेन्यू कलेक्शंस बेहतर हुई हैं, हमारे पास पैसे ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हम 900 अरब रुपए रख रहे हैं तरक्याती मद में। तरक्याती मद में सूबों के साथ सलूक मुतवातर और मुतवाज़न नहीं किया गया। सिंध ने तो बाकायदा डिसेंट भेज दिया है, डिसेंटिंग नोट। मैं भी एक्नेक का और एपीसीसी का और एनईसी का मेंबर हूं, मैंने भी दस्तखत किए हैं और चीफ मिनिस्टर ने भी दस्तखत किए हैं। हमने तो अपना डिसेंटिंग नोट भी भेज दिया है। खोड़ो साहब, मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं शाह साहब की तरफ जाऊं और बजट की बात करूं, मैं आता हूं खोड़ो साहब इस बजट के इस पे। वो जो उन्होंने कहा कि आपने तो शहबाज शरीफ साहब को सवालिया निशान बना दिया है, तो हमने तो कहा कि हम आपको एमएनएज अपने बजट की हद तक देते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वो पुल हैं जो पार्लियामान की मज़ामत और पार्लियामान से बाहर की मज़ामत के दरमियान एक पुल है। शहबाज शरीफ साहब पार्लियामान में भी अपोजिशन की क़यादत करेंगे, और जो हमने ऐलान किया है पीडीएम की तरफ से कि जुलाई में हम जलसे करेंगे 2 शहरों में, सवात में और कराची में, तो उन 2 जलसों में भी शहबाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून का चेहरा बनकर वहाँ स्टेज पर होंगे, तकारीर करेंगे। तो उनका बड़ा अहम रोल है पार्लियामान और पार्लियामान के बाहर की सियासत को ब्रिज करने का। मैं अभी भी इन तमाम तलीहों के बावजूद इस मामले में पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने हमारे साथ मिलकर उस चार्टर पर साइन किए थे जो 20 सितंबर 2020 को पीडीएम के 27 नुकात थे, वो उस पर उनके दस्तखत मौजूद हैं, वो उसके मेज़बान थे। तो अगर वो कोई तरीक़ाकार बने इस बजट सेशन के दौरान, वो पीडीएम में वापस आए, हमारा हिस्सा बने, और जो सवात और कराची के जलसे हैं उनमें हमारा अगर वो शामिल होंगे तो ताकत बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल पीडीएम में तो आगे जाना है। ये आपका मशवरा है कि दावत है? नहीं, ये मेरी दावत है, हमारी दावत मुस्तकिल उनके लिए है कि अगर वो समझते हैं कि वो पीडीएम में वापस आना चाहें। आपने शाहिद खान अब्बासी साहब को सुना है? वो क्या? जी मैंने सुना है, वो शाहिद साहब बतौर पीडीएम उन्होंने अपना एक स्टैंड लिया हुआ है। ये बातें असल में तो सरबराहान के बैठ के करने की हैं, ये हमारे करने की नहीं है। सरबराहान बैठ के करें। दूसरा, लेकिन एक जो बजट की बात यहाँ चूँकि शुरू हुई, कहना ज़रूरी है। देखिए, मुआशी अहदाफ इन्होंने जो भी सेट किए थे वो ये पूरे नहीं कर पाए, चाहे वो टैक्स के नंबर्स थे, दूसरे जो भी इशूज़ थे, लेकिन बदमाशी के सारे अहदाफ पूरे हो गए। यानी इस किस्म की फूड इन्फ्लेशन है कि पिछले 20 हफ्ते से पाकिस्तान के, और ये सिर्फ जो नंबर्स मैंने देखे हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि गरीब तरीन लोग जो हैं, यानी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स फॉर द लोएस्ट परसेंटाइल, वो 20% पर चल रहा है। 20%, 19%, 18%, 21%। लोगों की चीखें निकल गई हैं कि उनको अब फैसला करना पड़ रहा है कि वो अपने वालिदैन की दवाई खरीदें तो 600% महंगी हो गई है, या वो आटा खरीदें, वो अपने बच्चों की फीस दें, या बिजली का बिल भरें। तो ये जो बहरान है, और मैं इस बात पे खोड़ो साहब से एग्री करता हूँ कि हमें जीडीपी के नंबर्स मत बताएं, हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में जो भूखा गरीब शख्स है उसको रिलीफ देने के लिए ये बम्पर को आपकी कहानी कहां से आ गई? मैं आता हूं, लेकिन आप सब लोग भी फोकस जीडीपी के नंबर वरी करते थे। हम 5.8% पर छोड़कर गए थे, इसलिए अब अगर इन्होंने 4%, हम इसलिए फोकस करते थे कि उस वक्त 4 साल देखिए, हर साल जो महंगाई की शरह थी वो 4% से कम थी जी, और 4% आम अमूमी महंगाई की शरह थी। मैंने नंबर्स निकाले अब रिसेंटली तैयारी के लिए
जिस दिन हमारी हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की, पाकिस्तान में अशियाई खुर्द-ओ-नोश की महंगाई 1% थी, 1%। अच्छा नहीं, अरे इसमें जुड़ा हुआ, मैं वक्त ले रहा हूँ, लेकिन उससे जुड़ी हुई बात क्या है? अशियाई खुर्द-ओ-नोश की महंगाई 1% थी, ओवरऑल महंगाई 3.9% थी। इसी वजह से हर साल पाकिस्तान में रहने वाले जो गरीब तरीन लोग थे, उनकी जो रियल वेजेस हैं, ये टेक्निकल टर्म है इकनॉमी, रियल वेजेस में इजाफा हो रहा था, इसलिए कि जो ओवरऑल जनरल इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, उससे बहुत कम थी। तो उनकी ओवरऑल जो वेजेस हैं, उनमें हर साल 4% का इजाफा हुआ, जबकि ये हुकूमत ऑलरेडी 8 से 20% तक लोगों की वेजेस घट चुके हैं। अच्छा, अब शाह साहब, सवाल आपसे ये है कि कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त इस हुकूमत के लिए ये बजट, क्योंकि देखें अब 3 साल हो गए हैं, अब आवाम जो है वो तवक्को रखते हैं। बजट का बराह रास्त कोई ताल्लुक़ तो नहीं होता, लेकिन जाहिर है जब आप टैक्सों में रद्दोबदल करते हैं, नए टैक्स लगाते हैं, उसका बिलवास्ता या बिलावास्ता असर जो है वो यकीनी तौर के ऊपर आता है। इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के इक़दामात होते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि IMF जो है वो अपनी जगह पे अड़ा हुआ है, हुकूमत स्पेस चाह रही है, आपको क्या दिखाई देता है कि कोई तवक्को रखी जाए कि इसके अंदर से वो नहीं निकलेगा जो बायस अज़ियत हो, वो निकलेगा जो तवाज़ुन का बायस हो? नहीं, आई थिंक कि ये बजट जो है ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, और ये जो इकोनॉमिक साइकिल में इस वक्त ग्रोथ जो है वो सामने आ रही है, तो वो उसको रीइंफोर्स करेगा। इसमें बहुत से पॉजिटिव्स जो चल रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है। और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है इस वक्त वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सारी बिजनेस कम्युनिटी और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज फॉरेन इन्वेस्टर्स और आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो इस वक्त सबसे तेज़ स्टॉक मार्केट चल रही है एशिया में। तो आई थिंक कि एनवायरनमेंट बहुत मौजू है कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट किया जाए, और इसके अंदर आप देखेंगे कि IMF के साथ जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव होंगे, और ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स हैं और ग्रोथ के टारगेट्स हैं वो भी अचीव किए जाएंगे। और बहुत बड़ी चीज़ जो इस दफ़ा जाएगी वो ये है कि सेल्फ असेसमेंट, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत ये FBR को अब रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हैरेसमेंट FBR की ख़त्म की जाएगी, और इसके लिए सिंप्लीफिकेशन की तरफ और ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। तो आई थिंक कि ये जो ग्रोथ का साइकिल है ये बड़ा तेज़ होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, और ये स्टेबिलिटी के साथ होगा। जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारे हिस्टोरिकली चलते रहे हैं, और आपको पता है कि 2018 में डेली जो खसारा था, हर रोज़ का खसारा जो डॉलर्स में था, $100 मिलियन एवरी डे आप लूज़ कर रहे थे, और आपके जो रिज़र्व्स थे वो 2 महीने से भी कम रिज़र्व्स थे, और बिल्कुल जो है इकॉनमी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि ये हम दिवालिये से बच जाएंगे। और IMF प्रोग्राम आपको करना पड़ा, और वो टफ प्रोग्राम था, लेकिन अब उसके रिज़ल्ट्स जो हैं आने शुरू हो गए हैं, और जो कीमत आपने अदा की है उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं, ये जो महंगाई है ये IMF प्रोग्राम का डायरेक्ट नतीजा है, और वो जो है अब आई थिंक ओवरकम हो गया है। आउटपुट्स बेहतर हो रही हैं, और अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, और जितनी भी ये आप देखेंगे बजट में ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो एग्रीकल्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, और रियल इकॉनमी में शहरों की इकॉनमी, देहात की इकॉनमी उनके लिए होगी। मैं आता हूँ शाह साहब, अब मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। निसार खोड़ो साहब 2 मिनट आपके पास, और 2 मिनट खुरम दस्तगीर खान साहब के पास। ये फरमाइएगा कि शाह साहब की आपने बात सुनी है, सारे अहदाफ जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं, और आने वाला बजट जो है वो खुश आइंद बजट होगा। मैं गुजारिश करूं जनाब जी, हमें कल की तो आसरे हैं, कल का बढ़ा हुआ ADP, PSDP, कल की बढ़ी हुई ये बात, कल की बढ़ी हुई वो बात पे तो एतबार नहीं है कि कल क्या होगा, कुदरती वसाइल क्या होंगे।
इस साल जो फिगर दिए हैं उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बढ़ी नहीं है बात। अभी हम ताज़ा मीटिंग अटेंड करके आए, 2.8 पिछले साल, 2.8 इस साल। अब इस साल पानी की शॉर्टेज है, तरबेला में पानी कम तो ज़मीनों में पानी कम, ज़मीनों में पानी कम तो फसल लेट तो अखबार में लिखा आ रहा है कि कॉटन की जो कल्टीवेशन है वो पिछले साल से भी कम है, पिछले साल से भी कम होगी या हो चुकी है। चावल की अभी हुई नहीं है काश्त, और ये 1 महीना लेट अगर ये होगी तो प्रोडक्शन कम होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी हुई है। इन्होंने फर्टिलाइजर के रेट बढ़ा दिए हैं, एक जो बोरी 3500 की मिलती थी वो 5500 की मिल रही है। अब ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई और प्रोडक्शन भी कम हुई, तो फिर मैं तो इन फिगर्स पे यानी सवाल करूंगा ना। जब मैं आज की फिगर्स पे सवाल करूंगा तो कल के लिए मुझे उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने भले अपना 4.8 पता नहीं क्या रखा हुआ है ग्रोथ रेट, लेकिन ये गलत फिगर्स हैं, क्योंकि मुझे और आपको ये खुश करने के लिए हैं कि जी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां पर रिलीफ के लिए कुछ नहीं हुआ। खोड़ो साहब, मेरे पास चूंकि 1-1.5 मिनट रह गया है जी, खोड़ो साहब माजरत चाहता हूं, 1 मिनट मेरे पास रह गया है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, खुशाइंद बजट? आप भले पूछ ले। गरीब दुश्मन, तरक्की दुश्मन, सूबा दुश्मन बजट आ रहा है। क्योंकि देखिए इस साल भी दो चीज़ें जो अब नहीं बोलेगा कोई सरकार का आदमी, कि जितनी भी टैक्सों में इंक्रीज़ हुआ है वो तो इंपोर्ट 55 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होने जा रही है, गालिबन 55 से 56 अरब डॉलर की इंपोर्ट होगी। और चूँकि डिवैल्यूएशन हुई है, लिहाजा उसके साथ जुड़े हुए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बढ़ गए हैं, तो ये बड़े शादियाने बजाने के हमारे टैक्स बढ़ गए। तो उसके साथ ये भी तो देखें ना कि कम से कम 31 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट भी तो आ रहा है ना आपके सर पे। ये अल्लाह का एहसान है कि रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में इनको रिलीफ है। अदरवाइज ट्रेड डेफिसिट 31 बिलियन डॉलर्स का होने जा रहा है, लिखा हुआ सामने नजर आ रहा है। तो ऐसे वक्त में इनको ये नजर आएगा कि इस दफा फिर ये सूबों को कोई तरक्की के लिए और सेहत के लिए और नहीं दे पाएंगे। वो कह रहे, खोड़ो साहब ने कह दिया ना कि हम और दूसरा ये है कि देखिए ये हमें, मैं फिर कहता हूं कि हमें ये कौन सी गुड न्यूज़ है कि जी गन्ने की बहुत बड़ी क्रॉप हुई। गन्ने की बहुत बड़ी क्रॉप नहीं हुई, गंदम की बहुत बड़ी क्रॉप नहीं हुई, और अगर हुई होती तो गरीब पाकिस्तानियों के लिए आटा 80 रुपए से कम होता, वो नहीं हुआ। तो यही हालात हैं कि ये हुकूमत जो है ये इस साल भी मजीद भूख और बेरोजगारी देगी। मेरे प्रोग्राम का खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, और बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।